नमस्कार साथियों, आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है आपको 23 जून को, उसकी एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए सेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुका है। एक सामान्य अध्ययन का जो 40 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और एक हिंदी का वीडियो बन चुका है जो आपको 15 नंबर का पूछा जाता है। तो एक बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप क्या करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा जो पता है आपको कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो है एकदम कारगर सिद्ध होता है। तो उसके बाद आपको 10 या 15 सेट भी बनवाया जाएगा। तो आपको एक बेहतरीन तैयारी देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लें। एक बेहतरीन क्लास है वो। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्लास जो है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पता है, इसका जो शिक्षण अभिक्षमता जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें से आपको 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो आज वो स्टार्ट कर दिए हैं। पहला पार्ट ये है, तो आप वीडियो को प्यार दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सबसे पहला है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। लोकतांत्रिक कक्षा सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्या होता है। तो लोकतांत्रिक कक्षा वो होता है जिसमें हम बच्चों को अपने स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार क्या करते हैं, पढ़ने का अवसर देते हैं। तो वो एक लोकतांत्रिक कक्षा होता है जिसमें हम प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन इसका क्या सबसे बेहतर है। बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप विद्यार्थियों को पूर्ण रूप स्वतंत्रता चुनाव की अनुमति देना, ये नहीं होगा। बिना किसी सलाह के सलाह हमें देनी है। बी में देख लीजिए, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उसमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। आगे देखते हैं, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। और डी में है, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। तो इसमें जो है सबसे बेहतर लोकतांत्रिक कक्षा का जो उदाहरण है वो बी नंबर है। विभिन्न विकल्पों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उपागम जो है सबसे अच्छा है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, ठीक है। वह अध्यापक से पूछता या पूछती है कि मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि वह, यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए, कि ए में है, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताना। बी में है, विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। सी में है, विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। और डी में है, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। तो इसका सबसे बेहतर उपाय है, उदाहरण है डी नंबर। हमें बच्चों से बोलना चाहिए कि वे स्वयं को पहचाने और जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। समझ गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर हो जाएगा। विद्यार्थी को स्वयं को पहचानने के लिए, स्वयं की इच्छा से, स्वयं की रुचि से करने के लिए हम अवसर देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए 98 नंबर। इसमें क्या है, इसमें है कि योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि, योजना समूह की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देती है। उसके बाद सी है, यह बच्चे की अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है। और डी में है, इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले और अधिक जांच करना चाहिए। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह बच्चों की अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। समझ गए। योजना समूह क्या करती है, बच्चों को जो है अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल पर्यवेक्षक जो होता है उसका जो है आकलन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि तो नहीं होना चाहिए। कक्षा दुर्व्यवहार में कमी,
ये भी नहीं होना चाहिए। डी, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। तो 99 में जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सबसे अच्छा है कि शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रति जो है अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति करना। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 100 नंबर में क्या है कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शिक्षक का यहाँ पे देख लीजिए, छात्रों के विकास का पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, सी में है प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, और डी में है कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें जो है सबसे बेहतर ढूंढना है कि क्या होगा। ए में है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, और जो है ये बी में है जब भी आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें है ए नंबर कि छात्रों के विकास पर जो है पूर्ण ध्यान देना है। सभी पक्षों पर हमें ध्यान देना है, बाहरी पक्ष पर भी, और जो है जो अनौपचारिक शिक्षा है वो भी, और औपचारिक शिक्षा है वो भी, उस दोनों पर हमें ध्यान देना है, उसके संपूर्ण विकास पर ध्यान देना है। चलिए 101 नंबर देखते हैं क्या है कि जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन जो है। ए में है बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करने का, बी में है जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करना, सी में है नई रुचि पैदा करने, और डी में है उसके साथ आकर्षण प्रोत्साहन देता है जो छात्रों के पहुंच में हो। तो इसमें सबसे अच्छा जो है उदाहरण है कि जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करना। समझ गए, इसका क्या हो जाएगा, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा यानी कि एक क्रिएटिविटी की ओर ले जाना। 102 में देख लीजिए क्या है कि अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। ए में है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, बी में अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, और जो है सी में देख लीजिए सी में है अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, और डी में है प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण ये है सी नंबर की अध्यापन जो है उसकी तकनीकों के साथ प्रयोग करना। बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं तो अपने अध्यापन की तकनीक जो विभिन्न तकनीकों को अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए 103 देख लीजिए, कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। सामाजिक अनुरूपता, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता और स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। तो कक्षा अनुशासन जो है दोस्तों, कक्षा अनुशासन जो है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर देख लीजिए, 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। तो ए में है विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, सी में विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य तो होगा नहीं, डी में है विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो है हमें लग रहा है विद्यालय का प्रगतिशील कार्य जो है सामाजिक उत्थान के लिए बेहतर हो सकता है। समझ गए, चलिए 105 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नहीं वाले में क्या होता है कि 3 सही होता है और 1 गलत होता है। समझ गए, तो गलत हमें ढूंढना रहता है। ए में है विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, ये सही बात है। बी में है विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली कारक होते हैं, ये भी सही बात है। सी में है विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है, और डी में है विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। सही है, सी ऑप्शन इसका गलत है। समझ गए, इसका सी गलत हो जाए। चलिए 106 नंबर देखते हैं, 106 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। तो सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय और नवोदय विद्यालय। शैक्षिक आवास अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध जो है इसमें आपका आश्रम विद्यालय है। समझ गए, क्या है आश्रम विद्यालय। आश्रम विद्यालय में किसी एक खास धर्म एवं जाति विशेष के विद्यार्थियों का ही नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए आश्रम विद्यालय जो है ये शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए विरुद्ध है। 107 देख लीजिए, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। तो विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। ए में है संस्कृति में घुलने मिलने में,
दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, ये तो होगा नहीं। संस्कृति का विरोध करने में, ये भी नहीं होगा। और सुसंस्कृत बनाने में, तो ये डी ऑप्शन हमें सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, सुसंस्कृत बनाने में। चलिए 108 नंबर देख लीजिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, ये तो सही ऑप्शन लग रहा है, अच्छा ऑप्शन है। बी में शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, कुछ पेशे के बारे में नहीं करना है, उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। अधिगम को आसान बनाना। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य हमें क्या है? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो उच्च कक्षाओं के लिए भी तैयार होगा और अधिगम भी उसका आसान हो जाएगा, समझ गए। चलिए 109 नंबर देख लीजिए। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड किया जाए, सही बात है। शिष्यों को दीवार पर पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, ये तो सही है। इसमें वातावरण विपरीत प्रभाव पड़ सकता है हमेशा अगर शारीरिक दंड दे रहे हैं तो, समझ, यही एक ही ऑप्शन हमें सही लग रहा है, यही होगा, ठीक है। और सब सही है, ये गलत है, मतलब ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगला 110 नंबर देखते हैं। 110 में देख लीजिए। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल या क्रियाकलाप, ए में है मनोगत्यात्मक विकास के लिए आवश्यक है। सी में साधारण समय नष्ट करने का तरीका, गलत बात है। विद्यालय को भारी भरकम दिनचर्या, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी गलत है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए 111 नंबर देखते हैं। एक शिक्षक का कार्य है विद्यार्थी को स्वाध्याय में सहायता करना, विद्यार्थी को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, विद्यार्थी को उनकी गलतियां बताना। तो एक शिक्षक का कार्य है, एक शिक्षक का कार्य जो है दोस्तों, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। जैसा अध्ययन होगा उस अनुकूल हमें वातावरण तैयार करना है। चलिए अब आगे 112 देखते हैं। 112 शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा का जो है मूल उद्देश्य क्या है। तो एक में, ए में है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, बी में है विद्यार्थियों की नौकरियों के लिए तैयार करना, सी में है विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, और डी में है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करेंगे तो उसी में ये तीनों आ जाएगा, समझ गए। तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 113 नंबर देखते हैं। 113 में देख लीजिए क्या है कि कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि, ए में है सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटनानुवाद कर सकता है। यानी कि सूचना का आदान प्रदान अधिक प्रभावशाली कब होगा? बोल रहे हैं कि जब सूचना देने वाला जो है या शिक्षक जो है उसी कूट भाषा का प्रयोग करे जो विद्यार्थी जिस भाषा को विद्यार्थी आसानी से समझ सके। बी में है प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है। सी में है ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो, और डी में है अनुकूल वातावरण में किया जाता है। तो सूचना का आदान प्रदान, सही बात है, अनुकूल वातावरण में किया जाता है। समझ गए, कब कहाँ होगा? अनुकूल वातावरण में, मतलब जहाँ पे आदान प्रदान करने का, जैसे हम अगर जल पर बात करेंगे तो जल के अनुकूल हमारा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। अगर ईमानदारी पर बात करें तो ईमानदारी के अनुकूल हमें वातावरण होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर देखिए, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ए में है ग्रेड प्रदान करना आसान है, बी में है यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, सी में यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, और डी में यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा, ठीक है। यह डी ऑप्शन इसका सही है। क्या होगा? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। अभिरुचि परीक्षण जो है सफलता को मापने के लिए, प्रवीणता को मापने के लिए, किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए, और डी में है क्षमा मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रवीणता को मापने के लिए, ठीक है। इसकी प्रवीणता को मापने के लिए अभिरुचि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब 116 नंबर देखिए। 116 नंबर में है वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली आवश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली
आवश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? केवल आवर्ती परीक्षण, केवल वाला ऑप्शन जल्दी नहीं होता है सकारात्मक में, ठीक है। बी में है शोध मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, सी में है दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, और डी में किसी भी तरह का परीक्षण नहीं। तो डी होगा नहीं, ए होगा नहीं, तो शोधक जो है मानदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। तो इसमें जो है सबसे अच्छा ऑप्शन बी ही लग रहा है, ठीक है। 116 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 117 नंबर देख लीजिए। 117 नंबर में है 17 में देख लीजिए, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या करना है? विज्ञान पढ़ाकर, उसको स्वीकार करना सिखाकर, बड़ों की बात मानकर, और डी में तथ्यों को जांचने परखने के बाद स्वीकार करना सिखाकर। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अच्छा है, ठीक है। जांच कर परख कर जब स्वीकार करता है तो उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़्यादा विकसित होता है। 118 देख लीजिए, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ डैश रखनी होगी, उच्च स्वर शैली में, धीमी शैली में, ऊंची आवाज़ में, सामान्य आवाज़ में। किस तरह रखनी होगी? सामान्य आवाज़ में, ठीक है। सामान्य आवाज़ में रखनी होगी, जिस तरह से जैसी परिस्थिति होगा उस परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। चलिए 119 नंबर देख लीजिए क्या है। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? गलत जवाब को निपटारे के लिए ए में है विषय वस्तु की दोबारा से व्याख्या करनी होगी, बी में है बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, सी में दूसरे बच्चों को सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा, और डी में व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना, यानी अवसर देना, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 120 नंबर देख लीजिए कि एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि, एक अध्यापक अधिक प्रभावी कब होगा? एक विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है, इससे नहीं। अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है, ये अच्छा लग रहा है। और देखते हैं, वह शिक्षार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है, और डी वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन सी है कि वह शिक्षार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। निपुणता यानी कि सारी चीज़ों पर वो ध्यान देता है, समझ गए। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये सब सारा चीज़ देख लीजिए। इसी तरह से आपको और भी जो है वीडियोज़ मिलता रहेगा। तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।